हाय एवरीवन। आज हम देखेंगे पीवाईक्यूज़ की क्या इंपॉर्टेंस है एंड आपको उसका कैसे यूज करना चाहिए। फॉर एग्जांपल अपने पास अभी दो टॉपिक मैंने उठाए हैं इसके लिए। पहला उठाया है सूचना का अधिकार आरटीआई, दूसरा है भ्रष्टाचार यानी करप्शन। ये दोनों टॉपिक जीएस 2 में भी हैं और जीएस 4 में भी हैं, तो आप यहाँ से ओवरलैप इनका देख सकते हो। आपको हमेशा किसी भी टॉपिक को पहले देखना है कि सिलेबस के कौन से पॉइंट से है, किस चैप्टर से है। आप ऐसे इंटरलिंक करने की कोशिश करेंगे। फिर अभी हम देखते हैं, एक बार पीवाईक्यू देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये है यूपीएससी का जीएस 4 के अभी मैंने पीवाईक्यू उठाए हैं जो यूपीएससी में पूछे गए। 2018 में डायरेक्ट क्वेश्चन था कि आरटीआई ने सिटीजन एम्पावरमेंट सिर्फ नहीं किया है बल्कि इसने अकाउंटेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को ही रिडिफाइन कर दिया है, पुनर्परिभाषित कर दिया है। फिर 19 में ही आरटीआई से रिलेटेड एक टॉपिक है ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, तो ये है 1923 का है, उसके ऊपर प्रश्न पूछा है। फिर विसिल ब्लोअर जो कि भ्रष्टाचार से रिलेटेड टॉपिक है, भ्रष्टाचार के ऊपर विसिल ब्लोइंग, जैसे मैंने नोट्स बना के रखे हैं विसिल ब्लोइंग के, ये मेरे नोट्स हैं भ्रष्टाचार वाले टॉपिक के अंदर। तो अब आपको ये तीन चार टॉपिक ये चार क्वेश्चंस ऐसे ही दिख गए। 2023 में भी करप्शन के ऊपर क्वेश्चन पूछा है कि करप्शन इज मैनिफेस्टेशन ऑफ फेल्यूर ऑफ कोर वैल्यूज इन द सोसाइटी। तो इस तरीके से उसने क्वेश्चन पूछ के रखे हैं। फिर अगर आप देखें यूपी पीसीएस में, तो यूपी पीसीएस में आपको बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, जैसे आरटीआई के ऊपर है। अब आरटीआई के ऊपर क्या पूछा है, एक तो ये शॉर्ट नोट्स लिखना था, 2019 का प्रश्न है कि आरटीआई के ऊपर आप शॉर्ट नोट लिखते हो एंड पब्लिक इंटरेस्ट के ऊपर, ठीक है। दूसरा, आरटीआई इंफॉर्मेशन राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इज नॉट ओनली अबाउट सिटीजंस एम्पावरमेंट बट आल्सो रीडिफाइंस अकाउंटेबिलिटी। अब ये क्वेश्चन अभी हमको कुछ देखा देखा लग रहा है, कहाँ देखा है हमने, ये रहा। तो यूपीएससी में जो क्वेश्चन पूछा है सेम उसने डिट्टो, कुछ उसने चेंज भी नहीं किया है, डिस्कस तक सेम उसने लिख के रखा है। आप यहाँ से देखा कि आपको ये क्वेश्चन डायरेक्ट मिल गया। फिर आरटीआई कहाँ तक इफेक्टिव है, ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस, वो भी सब सेम क्वेश्चन है, रिपीट है, या तो आप इसी को देख सकते हो अकाउंटेबिलिटी से, उसने ट्रांसपेरेंसी कर दिया है। फिर करप्शन के ऊपर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। तो 18 में पूछा है चैलेंज क्या है करप्शन के। यूपी पीसीएस में बेसिक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, यूपीएससी में एनालिटिकल टाइप के पूछ रहा है, ठीक है। तो फिर जैसे अभी है गवर्नमेंट सर्वेंट टेक्स ब्राइब्स बिकॉज पीपल ऑफर देम, इसका क्रिटिकली एग्जामिन करना था कि लोग देते हैं रिश्वत तभी तो वो लोग ले रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन क्रिटिकल एग्जामिन है तो आप दोनों पक्षों को लिखेंगे। फिर अब तो नॉन परफॉर्मिंग ऑफ ड्यूटी बाई पब्लिक सर्वेंट्स टाइप ऑफ करप्शन क्या है, तो ये सब इस टाइप के क्वेश्चन उसने पूछ रखे हैं, क्या स्टेप लेने चाहिए करप्शन को रोकने के लिए, ठीक है। मोरल बेसिस क्या है जो चैलेंज उठते हैं करप्शन के प्रेजेंट सोसाइटी में। तो इन सबको ध्यान में रख के अगर आप इनको ध्यान से देखें तो आपको समझ में आएगा। डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ रहा है यूपी पीसीएस, अभी यूपीएससी में एनालिटिकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। स्टिल आपको बेसिक चीज़ों की नीड पड़ेगी, तो इसके लिए आप ज़रूरी है कि आप हर कीवर्ड के ऊपर जो भी सिलेबस में दिया है आप उसके ऊपर अपने बेसिक नोट्स तैयार करके रखें। बेसिक नोट्स आप कैसे तैयार करोगे, आईबीसी के फॉर्मेट में। अगेन इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, आपका इंट्रो तैयार होना चाहिए हर कीवर्ड का, बॉडी में पॉइंट्स तैयार होने चाहिए और चैलेंज तैयार हो जाना, कंक्लूजन तैयार होना चाहिए। अब ऑब्वियस चीज़ है बॉडी में आप कैसे चीज़ें प्रिपेयर करोगे, तो वाई उसके मेनली आपको कारण पता होने चाहिए, कारण, चैलेंज, चुनौतियाँ, और इसके अलावा वे फॉरवर्ड कि आप उसका सलूशन क्या देने वाले हो, और कंक्लूजन आप लिखेंगे कुछ इनोवेटिव टाइप का। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने ये उठा लेते हैं भ्रष्टाचार की चुनौतियाँ, ये यूपी पीसीएस में भी टॉपिक है, यूपीएससी में भी टॉपिक है, भ्रष्टाचार की चुनौतियाँ, करप्शन वाला, ठीक है। तो अब इसका इंट्रो लिखना था, तो मैंने इसका इंट्रो जो प्रिपेयर किया था वो प्रिपेयर किया कि भ्रष्टाचार नैतिकता की विफलता के एक महत्वपूर्ण वक्त, ये मुझे याद है पूरा इंट्रो, ठीक है। अब ये मैंने कहाँ से पाया, अगर आपने अभी ध्यान दिया तो यूपीएससी ने अभी ये क्वेश्चन पूछा था 2023 में कि करप्शन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ फेल्यूर ऑफ कोर वैल्यूज इन द सोसाइटी। यहीं से मैंने इसको उठा ली, कितनी अच्छी लाइन थी, इसको मैंने अपने इंट्रो में डाल दिया, देखने में भी अच्छी लग रही है कि नैतिकता की विफलता की एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है। फिर इसके बाद ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जो उसकी डेफिनेशन दी है कि सौंपे गए अधिकार का निजी लाभ हेतु दुरुपयोग ही भ्रष्टाचार है। फिर ये अगर आपने इसको देखा हो, एकाधिकार प्लस विवेकाधिकार प्लस गोपनीयता मानस जवाबदेही, यानी जहाँ एकाधिकार है प्लस विवेकाधिकार है, डिस्क्रिशन गोपनीयता है और जवाबदेही नहीं है अकाउंटेबिलिटी, वहाँ पे भ्रष्टाचार होगा ही होगा, ठीक है। तो आप इसको लिख दो,
फिर आप इनमें से 2 में से एक चीज़ का आप यूज़ कर लो। लेटेस्ट वाली आपको जैसे करप्शन परसेप्शन इंडेक्स ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ही निकालता है, तो 91वीं रैंक थी 180 देशों में, तो आप इसको लिख सकते हो। एंड ये आपका बहुत अच्छा सा इंट्रो हो जाएगा, डेटा भी दे दिया, डेफिनेशन भी दे दिया एंड आपने बहुत अच्छी लाइन भी वहाँ पे लिख दी। फिर एक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की 2020 की ही रिपोर्ट है जिसके अकॉर्डिंग 39% जो भारतीय थे उन्हें किसी न किसी काम के लिए रिश्वत दिया था। अब ये बहुत बड़ा डेटा है, 39% लोग। तो इसको भी आप कहीं पे आर्गुमेंट के रूप में यूज़ कर लो। अब देखो आपको याद भी नहीं कुछ भी नहीं करना है इसमें से, एक डेटा आपने याद कर लिया, एक ये आपने याद कर लिया, एक डेटा ये वाला आप कहीं पे रख दो उसको। फिर कुछ एग्जाम्पल जैसे पूजा सिंघल IAS वाला केस था, बाबूलाल अग्रवाल वाला केस था, जसवीर सिंह, ऐसे बहुत सारे केस हैं, बोफोर्स वगैरह, तो ये सब पुराने केस हो गए। रिसेंट वाले आप कुछ याद कर लो। भ्रष्टाचार के रूप ये मैंने लिख के रखा है कि रिश्वत, गबन, धोखाधड़ी, जबरन वसूली, भाई भतीजावाद, मित्रवाद, ये मैंने लिख के रखा। ऑल्दो इधर से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाने के बहुत कम चांसेस हैं, ठीक है। यूपीएससी में तो बहुत ही कम है, यूपीपीएससी में हो सकता है कभी पूछ ले। अब एक टर्म होती है, इसको आप आंसर में यूज कर सकते थे, इसलिए मैंने लिखा था कि साउथ एशियन करप्शन। ये बेसिकली ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने दी थी। तो इसका मतलब ये है कि जो साउथ एशियाई देश हैं, जो पिछड़े देश हैं, दक्षिण एशियाई देश, वहाँ पे अप स्ट्रीम भ्रष्टाचार होता है। अप स्ट्रीम का क्या मतलब है कि मान लो कोई पॉलिसी बन रही है, ठीक है, तो वहाँ पे ऊपर के स्तर से ही यहाँ पे भ्रष्टाचार होता रहता है। जबकि जो विकसित देश हैं वहाँ के ऊपर के लेवल पे भ्रष्टाचार नहीं होगा, नीचे लेवल पे, निचले लेवल पे होगा तो हल्का फुल्का होगा, ठीक है, उसकी मात्रा कम होगी। लेकिन बड़े लेवल पे हो रहा है तो पूरी की पूरी पॉलिसी में ही आपकी ऑनेस्टी नहीं रह गई, तो उसका परिणाम भी आपको अच्छा नहीं मिलेगा, बिल्कुल ऑब्वियस सी चीज़ है। तो ये एक पूरे साउथ एशिया का ट्रेंड रहा है, ठीक है। जैसे धन के पंख होते हैं पहिए नहीं, जल्द ही सुरक्षित स्थानों में इसका धन स्थानांतरण हो जाता है। यह भी साउथ एशियन करप्शन की एक विशेषता है कि जल्द ही उसका स्थानांतरण कर देते हैं। यहाँ पे पदोन्नति मिलती है करप्शन के बाद, कारावास नहीं मिलता है। जबकि औद्योगिक देशों में बड़े बड़े नेता आपने बहुत कम देखा हो, कोई बड़ा नेता हो, कुछ केसेस हैं ऑब्वियस चीज़ है, बट उनके अलावा कोई बड़ा नेता हो और जेल चला गया हो करप्शन के केस में, उसमें भी लोग जेल नहीं जाते हैं, उनके भी बहुत सारे तरीके होते हैं बचने के, ठीक है। अब भारत में गरीबी के साथ में व्यापक गरीबी है और उसके कारण और भ्रष्टाचार भी है, ठीक है। गरीबी के कारण भ्रष्टाचार नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट व्यापक गरीबी के साथ साथ भ्रष्टाचार है। तो भ्रष्टाचार के प्रभावों को और तीव्र कर देती है, क्योंकि गरीब लोगों के ऊपर भ्रष्टाचार का प्रभाव अत्यधिक संवेदनशील रूप से पड़ेगा। तो अब आप इसमें अगर इन केस कभी ऐसा पूछे तो आप यहाँ पे इसको इंट्रो के रूप में लिख सकते, कंक्लूजन के रूप में लिख सकते हो। दक्षिण एशिया में भ्रष्टाचार रोकना भ्रष्ट अधिकारियों और नेताओं को दंड देने तक से संबंधित नहीं है, बल्कि मानव जीवन को बचाने से भी संबंधित है। आप इसको कंक्लूजन लिख सकते हो या फिर आप कहीं पे भी इसका यूज कर सकते हो कि फिर भारत में ही इसका जैसे कंक्लूजन में, यहाँ पे शायद कंक्लूजन मैंने लिखा है, नहीं लिखा है, नहीं लिखा है, तो आप इसको कंक्लूजन में ही यूज कर लो, इसीलिए मैंने नहीं लिखा होगा कि भारत में भ्रष्टाचार रोकना सिर्फ भ्रष्टाचार, ये इसको आप लिख लें, बहुत अच्छी लाइन मिल जाएगी आपको। अब भ्रष्टाचार के कारण पूछेगा ही पूछेगा, तो उसके आप ऐसे बांट लें कुछ कुछ पार्ट्स में, तो उसके लिए रिकॉल करना ईजी हो जाता है। एक तो ब्रिटिश औपनिवेशिक विरासत, कि वहाँ पर भ्रष्टाचार हमारी आदत बन गई। दूसरा राजनैतिक कारण। अब राजनैतिक कारण क्या क्या हो सकते हैं आप सोचो, जैसे एक ब्लैक मनी का यूज होता है, तो जो ब्लैक मनी का यूज होगा तो फिर आप वो आपकी टेंडेंसी बनेगी कि आपने पैसा खर्च किया है ब्लैक मनी वाला, तो आप उसको निकालेंगे भी तो कहीं से, अर्न भी तो करेंगे। तो कैश फॉर वोट घोटाला 2008 में हुआ था। फिर राजनीति का आपराधिकरण, से 46% जो सांसद हैं वो आपराधिक पृष्ठभूमि से। ADR की रिपोर्ट, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स करके एक संस्थान है, ठीक है, तो यह रिपोर्ट निकालता है राजनीति के ऊपर, राजनीतिक शुचिता के ऊपर। तो ये इसने बताया कि 46% जो 24 में लोकसभा का चुनाव, उसमें 46% सांसदों की आपराधिक पृष्ठभूमि है। ये बहुत बड़ा डेटा है। फिर क्रोनी कैपिटलिज्म क्या होता है, नेक्सस होता है नेताओं के बीच में, व्यापारियों के बीच में, जिससे पक्षपाती निर्णय बनते हैं। तो यहाँ पर आप जनता की चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे, जबकि आप जो आपके मित्र हैं, व्यापारी है, बिजनेसमैन, आप उनके अकॉर्डिंग ही नीतियाँ बनाएंगे। तो आपका औपनिवेशिक विरासत हो गई, राजनीतिक कारण हो गए। फिर तीसरा विधिक एवं प्रशासनिक हो गया। तो विधिक एवं प्रशासनिक में क्या है कि जटिल नियामक तंत्र है, मतलब जिससे रिश्वत की प्रक्रिया तेज हो जाती है। अब नियामक रेगुलेटरी सिस्टम बहुत ईज नहीं है, आसान नहीं है, सरल नहीं है। दूसरा नौकरशाही के राजनीतिकरण है, जैसे अशोक खेमका सरकार कितनी बार ट्रांसफर, 50+ बार उनका ट्रांसफर हो गया, क्यों? क्योंकि वो ईमानदार थे। तो स्थानांतरण का सामना, जो भी ईमानदार लोग होंगे उनके स्थानांतरण का सामना करना पड़ेगा। तीसरा सतर्कता का अभाव है, जैसे CBI है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि CBI जो है पिंजरे में बंद तोता है,
तो जो संस्थागत चीज़ें हैं वो उतनी प्रभावशाली नहीं रहेगी, उनको स्वायत्तता ही नहीं है। जब चौथा उसके आगे अप्रभावी सुधार, जैसे आरटीआई है, नागरिक चार्टर है, लोकपाल है। अब इन सब के कारण चूंकि राजनीति ज़्यादा है, आंतरिक प्रतिरोध भी, मतलब आंतरिक प्रतिरोध का क्या मतलब है कि संस्थागत रूप से बदलना ही नहीं चाहते हैं अपने को, तो इसीलिए जितने भी सुधार हुए हैं वो सब अप्रभावी हो गए। फिर अति केंद्रीकरण है, यानी पूर्णतः जो पूर्ण सत्ता भ्रष्ट करती है, एक्टर ने बोला था ना कि पूर्ण सत्ता भ्रष्ट करती है, तो अति केंद्रीकरण है चीज़ों का, तो इस चक्कर में करप्शन भी ज़्यादा है। फिर कमजोर विधि प्रवर्तन है, जैसे पीसीए है। पीसीए क्या है? प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 का, इसमें फिर बाद में संशोधन भी हुआ है अभी बीच में 1918 में। तो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम है, तो इसका प्रवर्तन ही कमजोर है। फिर नौकरशाही, लाल पीताशाही, जिसको रेड टैपिज्म बोलते हैं, तो नियम ज़्यादा है, रूल ज़्यादा है रोल से, भूमिका से। फिर आर्थिक दबाव भी है निचले स्तर में, वो सब आप बहुत सारे, तो ये आपके बहुत सारे पॉइंट्स हो जाएंगे, इसमें आप लिख सकते हैं बहुत सारे। फिर ऐसे ही सामाजिक एवं नैतिक मुद्दे, तो सामाजिक मूल्यों में बदलाव, जैसे चलता है अप्रोच, अब हमने एक्सेप्ट कर लिया है कि बिजली कनेक्शन है तो देना ही पड़ता है, ठीक है, तो ये हमारा एक्सेप्टेंस में आ गया, हमारे सोशल बिहेवियर में आ गया है कि आपको देना ही पड़ेगा ये तो, ठीक है। शिक्षा व्यवस्था की विफलता है। फिर अब जो हमारी नैतिक मूल्य प्रणाली थी वो हमने विफल हो गई हमारी, तभी तो हम भ्रष्टाचार देख रहे हैं, सोसाइटी उसको एक्सेप्ट कर रही है पूरी की पूरी। शक्ति की असमता है, असमान, जैसे 1% के लोगों के पास जो है, जो ऑक्सफैम की रिपोर्ट थी कि जो नीचे के 1% के लोग हैं, सॉरी, जो ऊपर के 1% लोग हैं, उनको नीचे के 70% से ज़्यादा संपत्ति उनके पास एक्यूमुलेटेड है, यानी संगठित है। अब इसका प्रभाव क्या पड़ता है, आपने कारण देख ली, फिर इसका प्रभाव क्या पड़ता है। तो जो सत्यनिष्ठा है, सत्यनिष्ठा का क्षरण होगा, लोग विश्वास का क्षरण हो जाए, हाई प्रोफाइल घोटाला, जैसे अभी हमने बात की थी ना, ये दक्षिण एशियाई भ्रष्टाचार अप स्ट्रीम होता है। अब ये जो 2G हुआ, कॉमनवेल्थ हुआ, इसमें ऊपर के लोगों के, मंत्री तक लोगों के नाम आ गए, ठीक है। फिर विधि के शासन को कमजोर करना, पारदर्शिता घटेगी, वहाँ पे गुणवत्ता कमजोर होगी कार्यों की। अब जैसे इस तरीके से आप लिख सकते हो, ईमानदार अधिकारियों को हतोत्साहित होगा। फिर नैतिक प्रभाव भी पड़ता है कि मूल्य पतन होगा, अपराध बोध नहीं होगा, जब चूंकि भ्रष्टाचार संस्कृति बन जाएगा तो आपको गिल्ट ही नहीं होगा। आर्थिक प्रभाव इसका क्या पड़ेगा, जीडीपी में नुकसान होगा, आर्थिक समृद्धि से समझौता होगा, ठीक है, रोजगार घटेगा, सेवा की गुणवत्ता खराब होगी, विदेशी निवेश कम हो जाएगा। राजनीतिक क्या होगा कि लोकतंत्र कमजोर होता है, राजनीति में विश्वास करने से, फिर लोग बोलेंगे कि युवा जो है राजनीति में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो क्यों करेंगे भाई वो, जब उनको पता है कि ऐसी ही चीज़ें चलनी, ठीक। तो इनके प्रभाव होते हैं, अब इनको भी पेस्टल अप्रोच से लिख सकते हो, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, लीगल, ऐसे क्या इनका प्रभाव पड़ रहा है। फिर अगर अब सामना करना है करप्शन का, तो अगेन उन्हीं जो पॉइंट्स रहते हैं उनके आप कर सकते हो। जैसे विधायी पे, विधायी के ऊपर क्या कर सकते हो कि विधायी, जैसे इंडियन पेनल कोड है, ठीक है, अब ये तो बीएनएस हो गया, तो बीएनएस के ऊपर आप इसको संस्थागत रूप से आप इसको मजबूत करें। भ्रष्टाचार प्रतिषेध अधिनियम है। फिर पीएमएलए है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट वाला, इसको आप मजबूत करें। आरटीआई एक्ट में जो खामियां हैं उनको मजबूत करें। लोकायुक्त, विसिल ब्लोअर संरक्षण, विसिल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम 2014 का है, WPA, लेकिन अभी तक अच्छे से लागू ही नहीं, एनफोर्स ही नहीं हुआ है अभी तक अच्छे से, ठीक है। तो इसीलिए विसिल ब्लोअर्स को सुरक्षा ही नहीं मिल पा रही है। बेनामी प्रतिषेध 1988 का है, इसमें भी बहुत सारी कमियां हैं। फिर ऐसे ही संस्थागत, यानी सीबीआई को मजबूत करें, उनको तोता बोल दिया था, तोता बोला सुप्रीम कोर्ट ने, बोल दिया ना, बोला सुप्रीम कोर्ट ने, आलोचना की। फिर ईडी का दुरुपयोग होता रहता है तो वित्तीय अपराधों का सामना करे। सतर्कता आयोग सीबीआई को सलाह देता, ठीक है। ऐसे प्रशासनिक की ई शासन पहले, जैसे ट्रांसपेरेंसी बढ़ाओ, आप अकाउंटेबिलिटी बढ़ाओ, ठीक है। ई नीलामी, फिर जैम होता है जिससे पोर्टल से सरकारी खरीद होती है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, सोशल ऑडिट करनी चाहिए। फिर नागरिक चार्टर को मजबूत करें, अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दें जो भ्रष्टाचार में करप्ट पाए गए हैं, ठीक। ऐसे अंतर्राष्ट्रीय उपाय, तो यूएन भ्रष्टाचारोधी कन्वेंशन पे समग्र निर्देश दिए हैं। फिर इंटरनेशनल कोलैबोरेशन करना, इस तरीके की चीज़ों से आप इनके टैकल कर सकते हैं। इन पॉइंट्स को आप लिखेंगे एंड याद कर लेंगे। बेस्ट प्रैक्टिसेस का आप यूज़ कहीं पे कर सकते हैं, जैसे हांगकांग का ये था, इंडिपेंडेंट कमीशन अगेंस्ट करप्शन। फिर अभी असम के सिलचर में देबो ना लेबो ना, देंगे ना लेंगे, जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रयास किया गया। इन सब चीज़ों को अगर आप लिखेंगे, इसका इफेक्ट अच्छा पड़ेगा आपके एग्जाम में। फिर ऐसे विसिल ब्लोइंग करके जो टॉपिक है, विसिल ब्लोइंग में क्या है, बेसिकली विसिल ब्लोइंग होता है क्या कि ऐसे कोई करप्शन चल रहा है किसी संस्था में, तो कोई वहाँ पे व्यक्ति है जो ईमानदार हैं, वह इसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं सार्वजनिक रूप से, ठीक है। तो
अब जैसे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने उसकी परिभाषा जो दी है, आप उसको परिभाषा याद कर लो कि सार्वजनिक या निजी क्षेत्र में किए जा रहे भ्रष्टाचार, अवैध गतिविधियों, धोखाधड़ी या खतरनाक गतिविधियों से संबंधित जानकारी का जनहित में खुलासा, यानी अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट में है, ये वहाँ पे आपके की टर्म होना चाहिए कि जनहित में खुलासा, अगर आप, तो वो विसिल ब्लोइंग कहलाती है बेसिकली। ठीक है। अब भारत में 2014 में एक एक्ट बना, लेकिन वह लागू ही नहीं हुआ, तो भारत में कमी है उसकी। अब भारत में उद्भव एवं विकास में आप इसको देख लें पूरा कि 2001 में हुआ, बट इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि 2011 में बिल आया था, 2014 में वो कानून बन गया। ठीक। फिर जो, लेकिन अभी वह प्रभावी रूप से लागू नहीं है, आपको इतना याद रखना है। तो अब उठाए गए कदम में आप वही अगेन चीज़ें कि विसिल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम है, लेकिन अभी इसी को आप लागू नहीं किए, तो बाकी चीज़ें तो दी ही दी हैं। भ्रष्टाचार अधिनियम है, कंपनी एक्ट, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं हैं, विशेषताएं पुराना है, आप देख सकते हैं कि प्रताड़ना प्रतिरोध से सुरक्षा, लेकिन इसमें समस्याएं जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। इस एक तो क्रियान्वयन ही नहीं हुआ है इसका, दूसरा इसमें बेनाम अनाम शिकायतों की अनुमति नहीं, मतलब आपको अपनी पहचान बतानी पड़ेगी तभी शिकायत रजिस्टर होगी, ये बहुत बड़ी समस्या है। फिर जांच एवं ट्रायल के दौरान गवाहों को सुरक्षा नहीं मिल रही है। कारपोरेट क्षेत्र के लिए, जैसे प्राइवेट सेक्टर के लिए अभी कोई इस तरीके का सरकारी विधायन नहीं है, कानून नहीं है। जांच प्रणाली पर पक्षपाती और उनसे जांच के आरोप लगते रहे हैं। प्रशिक्षण की कमी, ये सब समस्याएं हैं WPA के साथ में। ठीक है। अब वे फॉरवर्ड में वही जो समस्याएं हैं उनका ही आप निदान कर देंगे तो वे फॉरवर्ड हो जाएगा। फिर इसमें से कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस दी हुई हैं। ठीक है। तो अब जैसे इसमें आप कंक्लूजन क्या लिख सकते हो कि जब कानून नैतिक साहस को संरक्षण देता है, तभी विसिल ब्लोइंग व्यवस्था शासन को रूल ऑफ लॉ की ओर ले जाती है, ना कि रूल बाय फियर की ओर। इसको आप अगर आप याद कर सकें तो इसको लिख दें तो ये अच्छा हो जाएगा। तो अब आपने देखा कि जैसे करप्शन भ्रष्टाचार के ऊपर था, एंड ये PYQ है आपके, सेम ऐसे ही मैंने ये सूचना के अधिकार के अधिनियम के ऊपर था। तो अब आप इन नोट्स को देख सकते हैं, अगर आप चाहें तो इनको मैं प्रोवाइड करा दूंगा, एंड आप PYQ के थ्रू इस तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं, जो रिपीटेड टॉपिक्स के ऊपर UPSC में भी एंड UPPCS में भी। थैंक्स। सब्सक्राइब करें चैनल को अगर अच्छे लगे आपको, एंड कुछ डाउट्स हो तो आप कमेंट्स में पूछें।